हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय और मेरे साथ दो खास टीचर्स दिख रहे हैं आपको। एक तरफ मनीष सर हैं और दूसरी तरफ हैं दिलीप सर। और आज शिक्षक दिवस का मौका है, तो सबसे पहले तो आप सबको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस पर अमूमन तो ये होता है रिवाज कि भाई स्टूडेंट्स की तरफ से शिक्षकों को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिया जाता है। तो आज हम इस रिवाज को थोड़ा पलट रहे हैं और आज की तारीख में हम कुछ ऐसे गिफ्ट्स आपको देंगे जो आपकी तैयारी के लिए बहुत कारगर साबित होने वाले हैं। 3 ऐसे अनाउंसमेंट्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं। इसमें से एक तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है लेकिन उसकी अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई थी। तो 3 ऐसे गिफ्ट्स हैं जो आपको शिक्षक दिवस के मौके पर हम दे रहे हैं आपको। और आपको करना क्या है, इस गिफ्ट के बदले जो रिटर्न गिफ्ट आपको देना है, बस पढ़ाई करनी है उन क्लासेस से जो हम शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो के कमेंट में अपनी राय, अपना फीडबैक ज़रूर लिखना है। देखिए, एक पहला जो गिफ्ट है उसके बारे में मैं ही बता देता हूं क्योंकि उसकी शुरुआत मेरे ही से हो रही है इसलिए, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ों पर बात करेंगे हमारे जो 2 साथी हैं उनसे, और 2 और सर लोग जुड़ेंगे, अमरेंद्र सर और अतुल सर, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहला जो गिफ्ट है वो है एक PYQ का पूरा पिछले 10 सालों का कंपाइलेशन हम तैयार करने वाले हैं और उसकी शुरुआत पॉलिटी के साथ होगी 9 सितंबर रात में 8 बजे मेरे साथ होगी। तो पॉलिटी में PYQs इस साल से लेकर पीछे के 10 सालों तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो यूपीएससी ने पूछे हैं उसका एक पूरा कंपाइलेशन टॉपिक वाइज करेंगे। टॉपिक वाइज ही करेंगे, ठीक है। तो टॉपिक वाइज कंपाइलेशन करेंगे। जैसे प्रस्तावना अगर है तो प्रस्तावना में आज से लेकर और 10 साल पहले तक के कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, उनका सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, उनका एक्सप्लेनेशन भी मैं बताऊंगा ताकि आपको पूरी बात समझ में आएगी। इसी 8 बजे के टाइम पर ही ये एक पूरी सीरीज चलेगी जिसमें पॉलिटी खत्म होगा, फिर कोई और सब्जेक्ट शुरू होगा, फिर उसके बाद कोई और सब्जेक्ट शुरू होगा। इस तरह से हम एक बुक की तरह आपको एक पूरा प्रोग्राम कंपाइल करके देंगे जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यूपीएससी के अभी से लेकर 10 सालों तक के पूरा कंपाइलेशन आपके पास अवेलेबल होगा। तो टाइम नोट कर लीजिए, ये हमारा पहला गिफ्ट है। सोमवार को 9 सितंबर को रात में 8 बजे से शुरुआत होगी इसकी। पॉलिटी से जब पॉलिटी खत्म होगा तो उसके बाद फिर इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स इसी टाइम पर चलते रहेंगे। एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट क्या है। दूसरा अनाउंसमेंट ये है कि इकोनॉमिक का जो NCERT है वो अतुल जैन सर शुरू कर चुके हैं और इसको यदि आप अभी तक नहीं अप्रोच कर रहे, नहीं इसको आप देख रहे हैं, तो आप सभी इसको देखना शुरू कर दीजिए। निश्चित तौर पर NCERT में इकोनॉमी पढ़ना और इसको समझना बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को शाम में 5 बजे ये जो क्लासेज हैं अतुल जैन सर के द्वारा की जाती हैं और निश्चित तौर पर आपको बेहद पसंद आएगी। चलिए, और अतुल जैन हमारे साथ भी हैं तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। अतुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि NCERT क्यों पढ़ें, क्यों पढ़ना जरूरी है। देखिए, इकोनॉमिक्स जो है वो यूपीएससी की तैयारी में थोड़ा जटिल विषय माना जाता है और आमतौर पे उसका एक बड़ा कारण यह है कि लोगों का इकोनॉमिक्स में, विद्यार्थियों का इकोनॉमिक्स में कोई खास बैकग्राउंड नहीं होता। तो एक तो NCERT का जो एक बहुत बड़ा रोल है, एक बहुत बड़ी भूमिका है, वो ये है कि ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने इकोनॉमिक्स कभी जीवन में पढ़ा नहीं, जीवन में मतलब आप ये मानिए कि 8वीं 9वीं 10वीं क्लास तक पढ़ भी लिया तो वो किसी को याद नहीं रहता। अब एक कॉलेज के बाद वो पढ़ा हुआ किसी को याद नहीं है। तो ऐसे विद्यार्थी जिनको इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा ज्ञान अब है नहीं, बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों को एक अगर जब आप NCERT पढ़ते हैं तो आपके लिए वो एक प्राइमर जैसा काम करता है, एक लॉन्च पैड जैसा बन जाता है कि आपको बहुत आसान, बहुत ही सरल शब्दों में, बड़े कहानियों के तरीके से, आप अगर NCERT की नई किताबें देखेंगे भी
तो बड़ा कहानियों के माध्यम से उसमें बताया गया है कि भाई एक व्यक्ति है, वो इस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके सामने जीवन की ये समस्याएं हैं। तो लाइफ में आप सबके जीवन में जो रिलेटेबल समस्याएं हैं, जो आपको समझ में आ सकती हैं, आपको बहुत ही विश्वसनीय लग सकती हैं, उनके माध्यम से आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाई जाती है। पहला तो कारण यह है कि मेरे विचार में इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। पहला कारण यह है कि एक तो आपको अदरवाइज आप सीधा, मैं आपको क्लास में बिठाकर सीधे जीडीपी पढ़ाना शुरू कर दूं और आपको जीडीपी जीएनपी का फर्क बताना शुरू कर दूं, आपको फॉरेन एक्सचेंज के बारे में बताना शुरू कर दूं, ज्यादा समझ में आएगा नहीं। तो ज्यादा बेहतर तरीका यह है कि आप एक सॉफ्ट तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ना शुरू करें, और उसके लिए निश्चित तौर पे इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी जरूरी होती है। दूसरा एक कारण जो मुझे लगता है वो ये भी है, और जो भाई बार बार सिद्ध हो चुका है, कि हम लोग अक्सर इकोनॉमिक्स में बड़ी हाई फाई तैयारी करते हैं कि ये किताब पढ़ेंगे, वहां से पढ़ेंगे, ये वाला रिसर्च देखेंगे, ये सब पढ़ाएंगे। और अगर आप यूपीएससी के पेपर्स देखें तो हर साल प्रीलिम्स में आपको 2-3 सवाल मिलेंगे जो आपको एनसीईआरटी की किताब से सीधे मिलेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इस बार का जो प्रीलिम्स का पेपर आया था उसमें एक प्रश्न, 2 प्रश्न जो थे आपके, एक तो जो आपका उस पे था प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र पर जो सवाल था वो, और एक आपका जो कैपिटल पे जो सवाल था आपका कि कौन सा आपका स्थिर पूंजी है और कौन सी आपकी गतिमान पूंजी है। दोनों सवाल बहुत लोगों से हुए नहीं। ये सवाल आप विश्वास कीजिए 9वीं क्लास की एनसीईआरटी, जहां से एनसीईआरटी में इकोनॉमिक्स एक्चुअली शुरू होती है, 9th क्लास की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में दिए गए हैं। पहले चैप्टर के पहले 2 पेज के अंदर आपको ये दोनों सवालों के उत्तर मिल जाएंगे। तो कई बार क्या होता है, हम बड़ी हाईफाई तैयारी करते हैं लेकिन ये बेसिक चीजें जो है इनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो ये 2 कारण हैं, एक तो सीधे सीधे सवाल आते हैं जो कि बहुत ऑब्वियस है, और दूसरा इकोनॉमिक्स एक जटिल विषय है जिसका हमें अनुभव नहीं है, उसको समझने के लिए एक सॉफ्ट हमको स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी के माध्यम से। ठीक है, तो ये अब हम अतुल जैन से लगातार बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इस बीच अमरेंद्र सर भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन उसके पहले ये अनाउंसमेंट जाने कि ये तीसरा गिफ्ट कौन सा है। तो मनीष सर से जानेंगे कि ये तीसरा गिफ्ट कौन सा है। तो एनसीईआरटी की क्लासेस आप लोगों को मिलने वाली है अमरेंद्र सर के द्वारा। अमरेंद्र सर आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे शाम 6 बजे। ये क्लासेस आपको मिलेंगी मंडे से लेकर फ्राइडे तक। ये डेली क्लासेस होंगी मंडे टू फ्राइडे, तो इसके साथ आप जुड़ सकते हैं। और ये क्लासेस शुरू होने वाली हैं 6 तारीख से, तो 6 सितंबर नेक्स्ट डे से आपको ये क्लासेस मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। चलिए, तो आप समझ गए कि एनसीईआरटी की एक पूरी सीरीज और पीवाईक्यू की एक पूरी सीरीज हम चला रहे हैं। और एनसीईआरटी में 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी अभी शुरू कर रहे हैं। 6 सितंबर से शुरू हो जाएगा अपना पॉलिटी की क्लासेस शुरू हो जाएंगी शाम में 6 बजे, यही टाइम है। और जो क्लासेस 5 बजे चल रही हैं मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को, वो अतुल सर की क्लास हैं, इकोनॉमिक्स की, एनसीईआरटी की हैं। और इन दोनों क्लासेस में कुछ क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व कराए जाएंगे। तो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़िए। बार बार आप लोग पूछते हैं एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है, हम ही पूछ लेते हैं। अमरेंद्र सर भी हमारे साथ लाइन पर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अमरेंद्र इस कार्यक्रम में। एनसीईआरटी पढ़ना पॉलिटी के लिए क्यों ज़रूरी है? नमस्कार दोस्तों, पहली बात कि अगर आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं और आप ये नहीं समझ पाते हैं कि आप जो पढ़ेंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उनमें क्या पढ़ना होगा, टॉपिक क्या होंगे, तो अगर ये आप नहीं जानते हैं तो आप अगर एनसीईआरटी क्लास 6 to 12 की एक बार रीडिंग लगा लेंगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको वास्तविक अर्थों में क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। ये आपको एनसीईआरटी से समझ में आ जाएगा, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ये तो बात ये हो गई कि भाई एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है, और दोनों लोगों से हमने ये बात की। लेकिन अतुल, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एनसीईआरटी तो खुद से भी पढ़ा जाता है, पढ़ा जा सकता है, तो ऐसे में क्लासेस करने से क्या बेटर होगा कि भाई खुद से पढ़ने और क्लासेस करने में ऐसा क्या डिफरेंस आ जाएगा कि क्लासेस करना ज्यादा ठीक होगा? नहीं, ये बात बिल्कुल सही है कि एनसीईआरटी की किताबों को आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी जो तैयारी आगे करने वाले होते हैं वो इन किताबों को खुद से पढ़ते हैं और उनको ऐसा लगता है कि भाई एक अच्छा अनुभव है। बिल्कुल आपको पढ़ना भी चाहिए, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। एनसीईआरटी को खुद से पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। मैं आपको बताता हूं वो दिक्कत क्या आती है। क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी की किताबों को देखेंगे तो क्योंकि वो आपके लिए लिखी नहीं गई है, वो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं लिखी गई है, वो स्कूल के बच्चों के लिए लिखी गई हैं, तो उन किताबों की राइटिंग जो है वो इतनी
जिसको हम कह सकते हैं कि अब एक अच्छा शब्द नहीं मिल रहा मेरे को, लेकिन इतनी बच्चों वाली राइटिंग है, उसका लेखन जो है वो इतना बच्चों वाला है। हिंदी में उसे बचकाना कहा जाता है, लेकिन वो एक नकारात्मक शब्द है तो मैं उसका प्रयोग नहीं करूंगा। लेकिन एक ऐसा एक बच्चों वाली राइटिंग उसकी है कि कई बार हमको समझ ही नहीं आता कि हमने चैप्टर पढ़ लिया तो हमको समझ में ही नहीं आता कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है और नॉट इंपॉर्टेंट क्या है, अनइंपॉर्टेंट क्या है। ये इन चीजों का फर्क हम कर नहीं पाते। तो खुद से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, पढ़ना अच्छी आदत है। लेकिन एक समस्या जो मुझे लगती है आमतौर पे वो ये है कि एक नया विद्यार्थी जो होता है वो एनसीईआरटी की किताबें जब खुद से पढ़ता है, या तो वो हर लाइन में मतलब ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि होता नहीं है, टाइम खराब करता है, या फिर वो कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो एक्चुअली इन किताबों में है उनको इग्नोर कर देता है। तो इस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि किताबें खुद से आपको बाद में पढ़नी चाहिए। पहले आपको, अगर आप ये YouTube पर सेशंस जो मेरे हैं, लेक्चर्स हैं, यहां पर आप मेरे अनुभव पर विश्वास कीजिए, मैं आपके लिए ढूंढ कर लेके आ रहा हूं, कई सारी ऐसी नई चीजें भी उसमें ऐड कर रहा हूं। जैसे अभी हाल ही में जो करंट अफेयर्स हो रहा है, थोड़ा सा उसको भी ऐड कर रहा हूं, ताकि आप थोड़ा सा कंटेक्स्ट भी क्रिएट कर पाएं और उस किताब में क्या जरूरी है और क्या नहीं, इसको आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएं। तो मेरे विचार में शुरुआत में आप लेक्चर से पढ़ें, उसके बाद किताबें खुद से पढ़ें, उसमें आपको ज्यादा मदद मिलेगी। अच्छा, एक कंफ्यूजन जो हमेशा बना रहता है कि भाई किन किन क्लासेस की हम एनसीईआरटी को पढ़ें। अगर पॉलिटी की बात करूं मैं अमरेंद्र, तो किन किन क्लासेस की पॉलिटी की जो एनसीईआरटी हैं उनको पढ़ना लाभदायक होता है यूपीएससी एग्जाम के लिहाज से? तो इसका भी बड़ा सीधा सा सरल सा उत्तर है कि एनसीईआरटी की जब आप किताबों को देखेंगे, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आप देखेंगे कि जो बातें क्लास 6 में बताई गई हैं, 7 में बताई गई हैं, उन्हीं बातों को फिर क्लास 8 और 9 में थोड़ा और विस्तार देके बताया गया है। फिर आगे देखेंगे तो 10वीं की किताब में थोड़ा और विस्तार है और 11वीं 12वीं की किताब में उन्हीं टॉपिक को और विस्तार दिया गया है। तो आप इंडक्टिव मेथड से कैसे डिडक्टिव मेथड की ओर जाते हैं और फिर ऊपर से बैठ के कैसे ये समझ पाते हैं कि हमें ज्ञान को धीरे धीरे कैसे बढ़ाना है, ये समझ में आता है। तो अगर आपकी पढ़ाई लिखाई इतनी स्टैंडर्ड है कि आपको क्लास 6, 7, 8 की किताब पढ़ने के बजाय आप सीधे 9, 10, 11, 12 की किताब समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग उसके साथ जोड़ पा रहे हैं, तो आपको फिर 9, 10, 11, 12 की किताब पढ़नी चाहिए। फिर 6 से लेके 8 तक की किताब आप स्किप कर सकते हैं। आपको लगता है कि क्या 11वीं और 12वीं की जो किताब है वो क्या यूपीएससी स्टैंडर्ड के सिलेबस को कंप्लीट करती है? नहीं, लेकिन बहुत हद तक आपको वहां ले जाके छोड़ती है जहां से थोड़ी और स्टैंडर्ड किताब पढ़ के आप यूपीएससी के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, यूपीएससी के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी पढ़ना अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसा कि हम सुन पा रहे हैं। अगर वक्त कम हो तो फिर एनसीईआरटी को लेकर क्या स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए? सर, एनसीईआरटी के लिए ये है कि अगर आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं, आपको आंसर राइटिंग भी करनी है, पीवाईक्यूज भी लगाने हैं, तो उस जगह पर आप किसी फैकल्टी से जब पढ़ लेते हैं, जैसे हमारे P2I कोर्सेज में भी आपको एनसीईआरटी के सेशंस दिए जाते हैं, ताकि आप किसी सब्जेक्ट में कहीं अटक रहे हैं, कोई बेसिक टर्मिनोलॉजी नहीं समझने आ रही है, कोई बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं समझने आ रहा है, तो वहाँ एनसीईआरटी आपको बहुत पुश कर देती है। और वो कई बार कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो क्लास 6 के हैं, क्लास 7 के हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट आपके नहीं क्लियर है, तो आप बड़ी लेवल पर जब उन क्वेश्चंस को टैकल कर रहे होते हैं तो आपके लिए कंफ्यूजन भी होता है और वो सब्जेक्ट पर आपको ऐसा कमांड नहीं हो पाता है कि आप उस पर थरोली आंसर कर पाए। तो वहां पर एनसीईआरटी अगर किसी टीचर के थ्रू पढ़ा दी जाए तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। और यूपीएससी में अगर पीवाईक्यूज की बात करें तो पीवाईक्यूज का रोल कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पीवाईक्यू एक तरीके से गाइडलाइन की तरह काम करता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो भी चैप्टर, जो भी टॉपिक, जो भी सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं तो वो एक पैटर्न है कि भाई हमने इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में उसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट, टॉपिक और चैप्टर से किस एंगल से सवाल पूछा जाएगा, ये केवल और केवल हमें पीवाईक्यू से ही पता चल पाता है। और ये एक बहुत बड़ा मेजर गैप होता है क्लासरूम और एग्जामिनेशन हॉल के बीच में। तो एग्जामिनेशन हॉल की तैयारी हमारी कैसे होगी ये पीवाईक्यू डिसाइड करता है। इस लिहाज से जो पीवाईक्यू है बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पीवाईक्यूज जब हम सॉल्व करते हैं, एक समस्या ये आती है कि जब नया बच्चा एग्जामिनेशन की तैयारी करता है तो पीवाईक्यू उसके पल्ले नहीं पड़ता जी,
उस कंडीशन में क्या करें? फिर भी PYQs को देखना जरूरी है या फिर अवॉइड करें? सर कई बार ये कन्फ्यूजन होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि जिस लैंग्वेज में हमने पढ़ा है, क्योंकि सब्जेक्ट को जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो आपको उसको ईजी वे में पढ़ना होता है, और जब आप क्वेश्चन देखते हो तो क्वेश्चन एक हार्ड लेवल पे होता है। तो प्रोसेस यही है कि आप पहले कॉन्सेप्ट सीखिए, क्योंकि अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया तो फिर क्वेश्चन तो आप डिकोड ही नहीं कर पाएंगे। और कई बार ये कन्फ्यूजन क्लासेस में भी आता है कि सर इतनी टफ लैंग्वेज आती है, तो क्या टफ लैंग्वेज के लिए हम टफ वर्ड्स को पढ़ना स्टार्ट करें? तो ये भी अप्रोच सही नहीं है। आपको क्लैरिटी लेने के लिए पहले टॉपिक को जितना इजी कर सकते हैं आप, क्योंकि आपको रिमाइंड करना है, आप इतनी सारी चीज़ें लेकर एग्जाम में जाएंगे तो आपके दिमाग में होनी चाहिए, और वो जितनी ईजी ट्रिक्स होंगी उसके अकॉर्डिंगली होता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करिए, लेकिन बिना टॉपिक पढ़े मत करिए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि हम टॉपिक ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि पहले क्वेश्चन लगा लेंगे और क्वेश्चन के बाद वो टॉपिक हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। तो एग्जाम में ये भी कंडीशंस है कि यूपीएससी ने कोई क्वेश्चन अभी पूछा है, वो हमें एक डायरेक्शन देता है कि इससे अलावा भी पूछा जा सकता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं यहाँ पर, अभी हाल ही में 2024 का जो पेपर हुआ उसमें पूछा गया, तेजस के बारे में पूछा गया, MIG के बारे में पूछा गया, ये जो अलग अलग जेट विमान है ये कौन सी जनरेशन के हैं। अब ये जनरेशन की जब बात की गई तो आपको दूसरी जनरेशन, जैसे दूसरे टॉपिक्स हैं वहां के भी जनरेशन देखने होंगे, तो एक आइडिया भी प्रोवाइड करता है कि आपको किस डेप्थ में पढ़ना है। तो इसलिए जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो पहले टॉपिक पढ़िए, फिर PYQs करिए। हो सकता है PYQs आपको एक आध बार ना बने, फिर उनका एक्सप्लेनेशन करिए, और फिर अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको मिल रहे हैं PYQ से तो वो आपके नोट्स में ऐड होने चाहिए। तो एटलीस्ट PYQs देखने चाहिए, भले सॉल्व उस समय नहीं हो पा रहा है, देखने से एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम। सर होता यह है कि जब आप PYQs देखकर क्लास में आते हैं तो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनसे, और जब आप उस तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो वो एड ऑन चीजें आपकी नोट्स में भी आती हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है उससे। चलिए, भाषा को लेकर एक जो बात है कि भाई कई बार ऐसी भाषाएं, जब आप नई नई तैयारी करते हैं ऐसी भाषा देखते हैं तो आपको चक्कर आने लगता है, लेकिन क्या NCERT और PYQ का भी कोई रिलेशन है? निश्चित तौर पर NCERT और PYQ का रिलेशन है। यदि भाषा के दृष्टिकोण से बात करें तो NCERT का जो लैंग्वेज है, उसकी जो भाषा है, वो भाषा कहीं कहीं पर टेक्निकल भी है, कहीं कहीं पर सरल भाषा भी है। ये डिपेंड करता है कि जो भी पुस्तक है NCERT की, वो किस हिसाब से किस क्लास के विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है। निश्चित तौर पर यदि कक्षा 6, 7, 8 की यदि पुस्तक है NCERT की, और यदि सामाजिक विज्ञान की वो पुस्तक है, तो उसके जो चैप्टर्स हैं, उसके जो कंटेंट है वो इजी रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे ही क्लासेस का जो डेप्थ है, क्लासेस की जो कंटेंट की व्यवस्था है वो और अधिक टफ होते चली जाती है, तो उस हिसाब से उसकी लैंग्वेज भी उस हिसाब से और अधिक मॉडिफाई होने लगती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर बहुत अधिक मायने रखती हैं। और कई बार जो PYQ की आप बात कर रहे हैं, तो PYQ में भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी यदि हम देखें तो NCERT में जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं PYQ से मिलती जुलती भी ये दिखती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो PYQ के तौर पर या फिर UPSC के द्वारा यदि कोई सवाल पूछा गया तो वो NCERT में कहीं ना कहीं मिल जाता है। हाँ, कई बार ऐसा होता है। बिल्कुल हाँ, होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं। PYQ के लेवल पर यदि हम एक्सक्लूसिवली यदि भाषा की बात करें, तो जैसा कि मनीष ने भी कहा कि जो उसका लैंग्वेज होता है उसको समझना बहुत अधिक ज़रूरी होता है, और इसकी समझ पाने के लिए जो NCERT है वो एक बेहतर रोल निभाता है। ठीक है, एक और अंतिम प्रश्न है मेरा अतुल आपसे कि एक बात कही जाती है कि भाई बच्चे बताते हैं कमेंट में कि हमने तो 1 महीना में पूरा NCERT निपटा दिया। ये निपटाना ठीक है क्या? NCERT को पढ़ने का तरीका क्या है? क्या बहुत तेजी से पढ़ें या थोड़ा आराम से रुक रुक के पढ़ें? हाँ, NCERT की किताबें जो हैं वो स्कूल के लिए लिखी गई हैं। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, वो एक दिन बैठते हैं और एक दिन में बैठकर NCERT की सारी किताबें पढ़ रही। भाई आज मैं बैठा, आज मैंने 9th 10th की किताबें खत्म कर दी, कल बैठ के 11th 12th की, चलिए 11th 12th की थोड़ी बड़ी हैं तो वो कल परसों 3 दिन बैठ के कर दी। तो 4-5 दिन में मैंने NCERT पूरी खत्म कर दी या 3 दिन में पूरी खत्म कर दी। ऐसी अप्रोच बहुत विद्यार्थियों की होती है, जो कि मेरे विचार में गलत है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि आपको NCERT को बहुत जल्दी पढ़ना चाहिए। बहुत जल्दी आपको हमेशा रिवीजन करना चाहिए। जब आप किसी चीज को पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं आग्रह ये करूंगा, खास तौर पे अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप पहले 2 बार अटेम्प्ट दे चुके हैं, सिलेबस पूरा कर चुके हैं तो कहानी अलग है, तो फिर आपकी बात अलग हो गई। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आग्रह ये करूंगा
कि एनसीईआरटी की किताब को भी आप थोड़ा सा रुक कर, संभल के, संयत होकर पढ़ें। उसमें जो भी वो आपसे कहना चाह रहा है लेखक, जो भी उसका विचार है, जो भी उसका कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करें। देखिए, इसका लॉजिक ये है कि एनसीईआरटी को पढ़ते हुए आपको हमेशा ये याद रखने की जरूरत है कि आप ये पढ़ क्यों रहे हो। मतलब आपको कोई बॉक्स थोड़ा ना है जिसको टिक करना है कि यार एनसीईआरटी तो पढ़नी थी तो चलो बॉक्स टिक करना है, तो 2 दिन में पढ़ के खत्म किया। कोई कंपटीशन थोड़ा ना है कि यार 2 दिन में एनसीईआरटी कौन जो पहले खत्म कर लेगा उसको कोई मेडल मिलेगा। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है। आप ये इसलिए पढ़ रहे हो, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, कि एक इसमें से सीधे सवाल आते हैं। वो सीधे सवाल कहां से पूछा जाएगा आपको पता नहीं है, तो आपको डिटेल में रुक रुक के हर चीज को अब्सॉर्ब करके, अवशोषित करके पढ़ना पड़ेगा, जो जल्दी पढ़ के नहीं हो सकता, धीरे धीरे पढ़ के ही होगा। दूसरी चीज यह है कि आपको जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, जो आपको वैचारिक समझ जिसका विकास करना है और जिसके जरिए आप आगे पढ़ोगे, उन जो विचार आप एनसीईआरटी लेक्चर्स में सीखोगे, हमारे P2I बैचेस में या फिर रमेश सिंह के वीडियोस में, उन सभी विचारों का मैं आगे और विस्तार करूंगा, यहां पर छोड़ूंगा नहीं। तो फिर अब ये जो है, इसको समझने की आवश्यकता है कि ये जो आप विचार सीख रहे हैं, उन विचारों को भी आपकी समझ में आना बहुत जरूरी है। वरना जब आप मुख्य विचार पढ़ेंगे जो यूपीएससी की परीक्षा के लिए है, तो आपको मुश्किल लगेंगे। तो इन दोनों चीजों के लिए यह बहुत जरूरी है कि एनसीईआरटी को बहुत जल्दी से ना पढ़ा जाए। बहुत जल्दी से आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। आपने एक बार पढ़ लिया तो रिवीजन के लिए आप भले ही 1 दिन में कर लें या 2 दिन में कर लें, लेकिन पहली रीडिंग में आप समय लगाएं, ये मैं चाहूंगा। उससे आपको वास्तविकता में लाभ मिलेगा। जल्दी पढ़ने से कुछ भी हासिल नहीं होगा, उससे अच्छा तो अपना ही पढ़ें। तो चलिए, ये सारे सवाल हैं जो आपके मन में भी उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, और इन सारे सवालों पर बातचीत हुई। साथ ही शिक्षक दिवस के मौके पर हमने अपनी तरफ से आपको 3 गिफ्ट दिए हैं, और उम्मीद है कि आप इन डेट्स को नोट कर लेंगे। 9 सितंबर को, सोमवार को रात को 8 बजे, अच्छा ध्यान रखिए 8 बजे ये रिकॉर्डेड सेगमेंट में क्लासेस जाएंगी। उसकी वजह यह है कि मैं इस समय 11 सितंबर से जो क्लासेस शुरू होंगी प्रतिज्ञा प्लस बैच की, 10 सितंबर से शुरू हैं, लेकिन 11 से 10 सितंबर को ओरिएंटेशन है P2I बैच में, P2I प्रतिज्ञा प्लस बैच में, और 11 सितंबर से उसकी क्लासेस हैं जो कि पॉलिटिक्स शुरू हो रही हैं और मेरे ही साथ शुरू हो रही हैं। तो 6 से लेकर 9 बजे तक मैं उसमें इन्वॉल्व रहूँगा, और इसलिए आप लोग अगर जो आप प्रोग्राम देख रहे हैं वो रिकॉर्डेड मोड में होगा, तो इस इंतज़ार में मत रहिएगा कि आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं और नाराज हो जाएं कि हम सर पढ़ ही नहीं रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होगा। तो 11 सितंबर से, और जो लोग P2I में एडमिशन ले रहे हैं प्रतिज्ञा प्लस में, तो वो इसी वीडियो के लिंक में जाएंगे, उनको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि 10 सितंबर से जो बैच शुरू हो रहा है प्रतिज्ञा प्लस बैच में, उसमें मेरे से पॉलिटी मेरे साथ आप शुरू कर पाएंगे। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही रखते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर किसी सरप्राइज के साथ आपसे मुलाकात होगी। आपका काम है अपना फीडबैक देना, ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अतुल और अमरेंद्र, आप लोग का भी बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।